करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। इसमें मैं बता दूं बच्चों कि हमने अभी तक जो बात करी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट के अंदर जाते जाते अपन ने बात कर लिया है कि लास्ट में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट अपन ने कंप्लीट करा था ना पोटेंशियल के नाम से, करा नहीं करा था? तो पोटेंशियल को स्टोर करने से अपन ने क्या करा था, एक वर्क डन निकाला था ना, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन जरूरी था। और वही वर्क डन को क्या बोलते थे, तू एक एनर्जी है, क्या है, और कौन सी एनर्जी बोलते थे इसको अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी हाफ क्यू अपॉन 2c, ये सही है क्या? ये दो, ये फॉर्मूला तो निकाला ही निकाला था। बात आती ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला, ये निकाला था कब, जब अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया था, कैपेसिटर में। किसमें पढ़ लिया बच्चों, कैपेसिटर। एनर्जी से ही सारी बातें निकली थी और एनर्जी पे जाके अपन ने खत्म कर दी। कैपेसिटर का काम एनर्जी को स्टोर करना, क्या करना था, एनर्जी को स्टोर करना। तो इस चैप्टर में ऐसा नया क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है अपन बच्चों कि चार्ज जो होगा, क्या होगा बच्चों, चार्ज वहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन पे था। अब यहाँ पर यही चार्ज है कि अगर मैं किसी चार्ज को, सुनना, चार्ज का मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी कब चलती है, एक तो ये खुद से चल जाए, एक इसको किसी गाड़ी में बिठा के धक्का दे दो, तो काम इसमें तो खुद काम कर रहा है और इसमें कौन काम कर रहा है, गाड़ी काम कर रही है। ठीक है, तो मैं इस चार्ज को अब चलवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक क्या चाहिए बच्चों, सोर्स चाहिए। क्या चाहिए, और सोर्स चाहिए तो कौन सा सोर्स चाहिए, जो कि वर्क डन कर सके। और वर्क डन करने वाला जो सोर्स होगा ना, वो कौन सा सोर्स होता है बच्चों, पोटेंशियल सोर्स। सही बात है ना? और पोटेंशियल सोर्स को ही अपन कहते हैं बच्चों, सीधा सीधा एग्जांपल, बैटरी, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी यही पढ़ेंगे। मेन बात किसकी, करंट। किसकी पढ़ेंगे बच्चों, करंट। अब करंट का मतलब होता है, हम पढ़ना चाहते हैं बच्चों कि चार्ज को क्या करवाना है अपन को, अब फ्लो करवाना है। ये चीज़ हम इसमें से पढ़ेंगे। मुझे चार्ज को क्या करना बच्चों, फ्लो। पहले तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, चार्ज को स्टेशनरी रख के क्या क्या बातें होती थी। एक चार्ज को गार्डन में ले जाके रख दिया, कब तक खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, जब तक उसी गार्डन में दूसरा चार्ज ना आ जाए, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा आर डिस्टेंस पर। किसने बोला था, कूलम्ब्स ने। किसने बोला था बच्चों, ये निकला था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, पोटेंशियल पढ़ा था, लास्ट में जाके कैपेसिटेंस खत्म करके यहाँ पर अपन पहुँच चुके हैं। तो हम क्या पढ़ने चाहते हैं इस चैप्टर से, अब चार्ज को फ्लो करना है ना। तो चार्ज को फ्लो करने का मतलब हो गया है कि हम ये सीखेंगे अब से कि चार्ज जो हमें पता है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है, क्या होता है कंडक्टर, जिसमें क्या हो बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, क्या हो बच्चों, और टेंडेंसी टू मूव फ्रीली, जिनके अंदर क्षमता भी हो जो फ्रीली मूव कर सके। हरी बात समझ में, तो वो कंडक्टर हो गए। अब मुझे इन्हीं के अंदर जो चार्ज मौजूद थे जो फ्रीली मूव हो सकते हैं, उनको मूव अपन ने कभी करवाया नहीं, बस मुझे अब उनको क्या करवाना बच्चों, चार्ज को मूव करवाना है। जो फ्री चार्ज मौजूद थे ना, उनको क्या कराना बच्चों, मूव करवाना है। मूव कराने मतलब क्या करना है, फ्लो करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पर आया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये अपन 10th क्लास में पढ़ चुके बच्चों, पढ़े नहीं पढ़े? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते थे अपन बच्चों, करंट बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? अब सुनना, करंट में एक चीज बताता हूं, मेरी भाषा में करंट को मैं क्या बोलूंगा, वाइब्रेटिंग फीलिंग। कैसे? कभी करंट फील करा तुमने, कभी झटका लगाओ, कभी ना कभी स्त्री से या प्रेस से या कोई भी तुम इंस्ट्रूमेंट छेड़ रहे हो तो वहां पर हल्का तुम्हें झटका लग गया हो, या किसी बॉडी को टच करने से भी जब कभी कभी लगता ना झटका अपन को, तो उससे क्या फील होता तुम्हें, वाइब्रेशन। बच्चों वाइब्रेशन से तुम क्या समझते हैं, ऑसिलेशन। याद आ रहा है कि नहीं,
वाइब्रेशन से अपन क्या समझते हैं? ऑसिलेशन। मतलब जो भी अपन करंट फ्लो अब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पर अपन एसएचएम की बातें भी कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट के अंदर मैंने एसएचएम के भी क्वेश्चन करवाया कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी आ जाए तो उसको चार्ज आ जाए तो उसको चार्ज को खींचने पर वाइब्रेट करने लग जाता है, वो उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालो, क्योंकि एसएचएम में आ गया। वापस आओ टॉपिक पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, करंट मेरे लिए क्या है? वाइब्रेटिंग फीलिंग है। अगर अभी भी तुम्हें नहीं पता ये वाइब्रेटिंग फीलिंग है तो किसी भी स्विच बोर्ड में ये वाली मुझे डाल देना, मजा आ जाएगा। तुम्हें अजीब सा एक वाइब्रेशन मिलेगा। सुनना, तुम्हारी बॉडी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, पता है तुम्हें? फ्री इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी में भी तुम्हारे में भी है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब एक्टिव होंगे? अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। न्यूट्रल है इसका मतलब अपन किसी प्रकार का वाइब्रेशन शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर स्विच बोर्ड में उंगली डाल दोगे तो तुम्हारी जिंदगी के हसीन पर तुम्हें अजीब सा वाइब्रेशन फील होगा, तो उसको तुम क्या मान देते हो? करंट। क्योंकि वाइब्रेशन फील होने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम गाड़ी के ऊपर ही बैठो वाइब्रेशन है, जरूरी नहीं। वाइब्रेशन इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलता है, इसलिए उसको नया नाम दे दिया। क्या दे दिया? कभी कभी तुमने कुछ फील करा तो चलना लग जाता है, तब भी करंट लगता है, अजीब सा ऐसा वाइब्रेशन आता है ना? तो वो अलग वाइब्रेशन, वो इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी। चलना लग गया इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे किसी जॉइंट पर झटका पड़ा है जिस जॉइंट पर कभी पड़ना नहीं चाहिए, और उस जॉइंट पे जब झटका पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए तो तुम आवाज सब रोक के साइड में बैठ जाते हो, ऐसे लगता है ना, जब तक दर्द खत्म ना हो जाए थोड़ी देर के लिए। और सर्दियों में ज्यादा होता है ऐसा ना, चलते चलते पता नहीं चुटकी उंगली से क्या दुश्मनी दीवारों को भसीड़ो, चलते चलते चुटकी उंगली से भिड़ता, हालांकि भिड़ता तो गर्मी में भी है लेकिन कभी फील नहीं करता है, लेकिन चुटकी उंगली ज्यादा भिड़ती है सर्दियों में चलते चलते। फिर वहां थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा वाइब्रेशन नहीं आता टांगों में, वो वाइब्रेशन अलग है, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है। तो ये सब फील ऑफ वाइब्रेशन ही है जिसको अपन ने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा तो क्या नाम दे दिया? करंट। अब फॉर्मूला पर चलते हैं। ये सारी फीलिंग की बकवास थी जो याद रखना चाहिए उसको तुम्हारे ऊपर है। ये सारे बता दो। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है बच्चों? करंट। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैं बता दूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी ये वर्ड आता है रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब टाइम का डिवाइड होता है इसके अंदर चार्ज का, इसके अंदर बच्चों चार्ज के अंदर किसका डिवाइड हो रहा है? टाइम का डिवाइड हो रहा है। तो चार्ज मान लो q है और टाइम मान लो t है, ये किसको बताएगा? करंट को i। कभी कभी तुम इसको कैपिटल आई में शो करोगे, कभी कभी स्मॉल आई में। मैं क्या बोलूंगा इसको? स्मॉल आई के अंदर रिप्रेजेंट करो, तो टेंशन वाली बात नहीं। चार्ज है बच्चों, तो चार्ज है तो इसका मतलब COULO एम्पियर पर वहां, और ये क्या है? टाइम मतलब सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पियर। ये कौन साइंटिस्ट था? ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये वाली थ्योरी दी थी कि चार्ज फ्लो होता है तो उसको करंट से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को। इसने बोला था एम्पियर में, इसलिए इसने अपना नाम एम्पियर से रख दिया यूनिट। न्यूटन का वन है, न्यूटन रख दिया, जूल में जूल रख दिया, तो इसने भी तो मैं भी रख देता हूं। कूलम्ब भी था, कूलम्ब ने भी पता होता है इसे, तो न्यूटन ने अपना नाम रख दिया क्या बच्चों? एम्पियर। तो उसका मतलब अगर मैं एम्पियर को रिप्रेजेंट करता हूं a, तो 1c/1 सेकंड का मतलब क्या होगा? इन 1 सेकंड if 1 coulomb of charge is फ्लो। समझ लोगे? अगर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है तो सो इन दिस सर्किट we can say that there is 1 ampere of current is flow। समझ में आया? ये डेफिनेशन होती है किसकी बच्चों? 1 एम्पियर करंट के लिए ना। तो किसी भी सर्किट बच्चों, यहाँ पर कंडक्टर और इंडक्टर किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हमेशा किसकी बात करेंगे? सर्किट। क्योंकि करंट फ्लो किसमें होगा बच्चों? सर्किट में फ्लो होगा। तो किसी भी सर्किट के अंदर जो भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा ना, किसके बराबर होगा? 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब करंट फ्लो होता है, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है, तो सर हम बोलते हैं 1 एम्पियर का सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ है। आगे बात समझ में? बताओ जल्दी से। उतार लिया तो बताऊँ ये भी बच्चों। देखो मान लो एक कंडक्टर है बच्चों, क्या है ये? एक कंडक्टर है ना।
अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर मान लो चार्ज कितना मौजूद था, Q चार्ज। तो इसका मैंने छोटा सा अमाउंट का चार्ज लिया जो कि मूव हो रहा, फ्लो हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए, छोटे से टाइम पीरियड के लिए। तो dQ/dt स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, वो एवरेज करंट। वही एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी ना अपन ने कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो S1 था, यहाँ पर S2 था, सही बात है कि नहीं है। तो तुम इसको डेल S1 बोलते थे और कितने टाइम पीरियड के लिए डेल T, तो तुम इसको बोलते थे वेलोसिटी एवरेज। बोलो हाँ। फिर अगर इंस्टेंटेनियस निकालते तो डेल लिमिट लगाते थे, सही है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होती है करंट की, या फिर इंस्टेंटेनियस करंट अलग होगा और एवरेज करंट अलग होगा। बच्चों सुनना, यहाँ पर मैं याद करो जब अपन मास पढ़ते थे, अब ऊपर क्या देख रहा है, अपन मास पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, मास। कब की बात है, 11th क्लास, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे ही आगे पहुंचे काइनेमेटिक्स आया, तो काइनेमेटिक्स में अपन ने मास वाली बॉडी को मूव करवाया था तो उसको नाम दिया था वेलोसिटी। यहाँ पर चार्ज वाली बॉडी को मूव करवाएंगे तो उसे वेलोसिटी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, करंट। तो क्या करंट एक वेलोसिटी जैसे ही कुछ है क्या? क्या वहाँ पर अपन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम पढ़ते थे क्या? यहाँ चार्ज अपन टाइम पढ़ेंगे। आ रही मेरी बात सुन में? तो करंट एक प्रकार का फ्लो है जो कि किसी चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए करंट फ्लो का मतलब ये हो गया बच्चों कि हम dQ/dt को ज़्यादा मूल लगाएंगे। अब जैसे मान लो ये वाली चीज़ मिटा के क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, मैं ना जरा समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मैंने लिखा एक चार्ज है Q जो कि है 3t² + 2t + 1, ठीक है ना, कूलाम, सही है, ओके। अब उनको बोला कि भी करंट निकालो, तो करंट क्या होगा, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो टेंशन में तो नहीं आ रहे होंगे, और बैंगन वाले बच्चे देख लो आपस में, समझ में आएगा क्या करा मैंने, डिफरेंशिएशन करा ना ये, लेकिन गलत निकाला ये क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्या बोला, क्यू दे रखा है तो अपन को ऐसा बोला है कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। क्या निकालना बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट जब टी का मान कितना हो। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 कूलाम पर सेकेंड। अरे समझेगा, या फिर 14 एम्पियर। अरे समझ में आया, उतारोगे, उतारो, उतार लिया। देखो सामने मैंने तुम्हें वापस बता देता हूँ कि जब भी अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे, पढ़ने के जस्ट बाद अपन डेफिनेशन के बाद यूनिट निकालते थे, फिर क्या पढ़ते थे कि वो स्केलर है या वेक्टर। तो यहाँ पर भी अपने पास आता है कि करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम मुझे बताओ बच्चों कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए? क्यों होना चाहिए वेक्टर? इसमें डायरेक्शन है, कैसे? किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा तो डायरेक्शन से करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अपन ने इसको वेलोसिटी नाम देके बोला था करंट फ्लो है ये, ठीक है। एक चीज और, अपन जब स्केलर या वेक्टर में डिफरेंशिएट करते थे तो स्केलर के लिए बोलते थे कि भैया केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए के साथ साथ डायरेक्शन। लेकिन डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। डेफिनेशन पूरी ये होती थी कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता था जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे और वेक्टर लॉ को फॉलो करे। याद आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा कुछ था या नहीं था? मतलब वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजें, एक तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सही बात है कि नहीं? और दूसरा क्या बच्चों, वेक्टर लॉ को फॉलो करे, है कि नहीं है? इन दोनों को फुलफिल करती कोई कंडीशन तो वो वेक्टर है, नहीं तो वो स्केलर है, ठीक है। तो मैं करंट की बात करता हूं। अब सुनना, मान लो यहां से हमारे पास 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में। वायर आगे जाके दो भागों में टूट गई बच्चों, एक इधर चली गई और एक इधर। तो मान लो कि इधर से टोटल हमारे पास जो था वो टूटा है, कितना टूटा है, एक काम करते हैं बच्चों, ओहो 17 एम्पियर ले लो, है ना, ऐसे ही सिंपल सा समझाने के लिए। और यहाँ पर कितना चला गया बच्चों, 12, तो यहाँ कितना जाएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है कि नहीं है? और डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या करंट भी चेंज हुआ क्या, है कि नहीं है? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन डिपेंड होती है कि भाई करंट फ्लो के अंदर डायरेक्शन का महत्व तो है ही है कि नहीं है? चलो अब समझ में आ गया। दूसरा प्रूफ क्या करना अपन को कि क्या ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है क्या? वेक्टर लॉ मतलब ये तो पता ना तुम्हें, ये तो होता है वेक्टर लॉ। अब दोनों के बीच में एंगल कितना मान लिया मैंने, cos 90 की वैल्यू 0, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में
12 का स्क्वायर और कितना आएगा आंसर? 13 आएगा बच्चों, है कि नहीं है? क्योंकि 112 का क्या हो गया 144 प्लस 25 मतलब 169। आंसर कितना है 13। क्या आंसर 13 आया क्या? जबकि क्या आना चाहिए था? अरे समझेगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि ये डायरेक्शन की वजह से तो टूटा तो जरूर है, कि जैसे डायरेक्शन चेंज हुई वैसे करंट टूट गया। इसका मतलब ये डायरेक्शन लॉ को तो फॉलो करता है कि इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी महत्व तो है, लेकिन क्या ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? तो प्रूफ हो गया कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो मतलब कहीं कहीं पर ये वेक्टर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है और कहीं कहीं पर ये स्केलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल तुम्हारी किताबों में तुम देखोगे तो बोलोगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? और मैं इसको स्केलर नहीं बोलूंगा, मैं पता क्या बोलूंगा इसको? याद आ रहा है क्या? मैंने एक टेंसर क्वांटिटी भी पढ़ाई थी 11th क्लास में, वेक्टर और स्केलर के साथ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर और स्केलर दोनों की प्रॉपर्टी रख ले टाइम के साथ, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंसर। और टेंसर के लिए मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों कि जैसे दिमाग है अपना, तो दिमाग जो है वो वेक्टर ना स्केलर है ना वेक्टर है। दिमाग के अंदर की जो भी बातें होती है ना तो स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, वो क्या होती है बच्चों? टेंसर। और टेंसर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कभी नापा नहीं जा सकता, इसलिए दिमाग को कभी पढ़ा नहीं जा सकता। जो पागल बनाते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुम्हारी इस समय शादी हो जाएगी, तुम्हारा इस समय बच्चे हो जाएंगे, ये सब पागल बनाते हैं सिर्फ तुमसे 100-200 रुपये कमाने के चक्कर में। 5 मिनट उसके सामने बैठो, वो बता देगा कि तुम्हें ऐसा होगा, वो तुम 200 रुपये दे के चले जाओगे, वो होगा नहीं होगा वो पता नहीं। अरे बस, तो ये सब पागल बनाने वाली बात है। जो चीज़ें साइंस नहीं खोज पाया ना वो बाबा खोज लेते हैं, है ना? बाबाज हो गए, बस विश्वास होता है ना, विश्वास। अब जैसे मैं तुम्हारे ऊपर मेरा इतना विश्वास रख लूँ, कोई नया बच्चा है और मैंने मेरा विश्वास इतना जता दिया कि बच्चा अब मैं जो बोलूँगा वो करेगा, मैं वो कुएं में कूद जाऊँ, पूछे ही नहीं कि क्यों कूदूँ, वो तो कूद जाएगा जाके। ये होता है अंधविश्वास। क्या होता है बेटा? जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक समझ में आया? तो क्या है, नोट क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है क्या, तो तुम बोलोगे नहीं, क्यों नहीं है। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन सकता है, क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? तुम तो बोलोगे हाँ हो सकती है, क्योंकि करंट डायरेक्शन के पर डिपेंड करती है, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो। मैंने यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया बच्चों? 12/5 का लिया। तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो, 3 का और 2 का। 3 और 2 कितने हो गए? इसमें तो हो जाएगा शायद 3 तरीका 9, नहीं 7 सही है क्या? 3 तरीका 9 और 4 चौक 16, 25 हुए। 25 का रूट 5 मतलब 5 आना चाहिए था, जबकि 7 आंसर है। तो इसका मतलब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया। एग्जांपल बताने के लिए तुम्हारे लिए ना कि भैया ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। ये कभी कभी डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है और कभी कभी वेक्टर लॉ को फॉलो भी नहीं करता। इसका मतलब ना तो ये स्केलर है ना तो ये वेक्टर है। क्या है ये? लेकिन कभी कभी किताबों में क्या लिखा मिलता है तुम्हें? ये उतारो सारा, ऐसा कैसा, अपने अपने शब्दों में लिखो सारी लाइनें। क्या है बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जे से। किससे बच्चों? स्मॉल जे से ना। अब क्या होता है करंट डेंसिटी? नाम में ही पता चल रहा है। डेंसिटी का मतलब होता है, मैं बताता हूँ, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। मैं बताता हूँ क्यों एरिया बोल रहा हूँ मैं। फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अब डेंसिटी में तो वॉल्यूम आता है। अब डेंसिटी का मतलब ये नहीं बच्चों लैम्डा पढ़ा था, सिग्मा पढ़ा था, रो पढ़ा था। ये तीनों के तीनों चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब ये थोड़ी है कि अपन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करें। डेंसिटी का मतलब सुनना, हमें पता है ये क्या है बच्चों? एक कंडक्टर है। क्या है बच्चों? ये कंडक्टर। अब इस कंडक्टर है तो इसके अंदर मान लो क्या फ्लो हुआ? करंट फ्लो हुआ। क्या फ्लो हुआ बच्चों? तो मैंने यहां पर एक छोटा सा क्या ले लिया, वो क्या है? क्या है ये? एरिया तो लिया जाएगा, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये सिलेंडर जो है भरा हुआ है या खाली है। ये जरूर देखा जाता है कि ये इस क्रॉस सेक्शन से कितना बाहर। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पड़ी थी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती उसको फ्लक्स बोलते थे पर यूनिट एरिया से। हर समझ में आ रही चीज? यहां पर इसको फ्लक्स नहीं बोलेंगे, चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पर यूनिट एरिया से निकलते थे तो उसे बोलते थे अपन क्या? फ्लक्स बोलते थे। यहां पर यूनिट एरिया से अगर सॉरी पर यूनिट एरिया नहीं, एकांक सॉरी एरिया से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फ्लक्स बोलते थे। यहां पर अगर करंट फ्लो करवाऊं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो
फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? ये स्केलर है या वेक्टर है? ये क्या है? एरिया। ये क्या है? ये क्या है? ये स्केलर है, ये तो स्केलर है, लेकिन एरिया क्या होता है? मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, अपन ने एरियल वेक्टर पढ़ा था। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा था? इसका मतलब ये एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो टोटल मिला के वेक्टर ही तो मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये भी पूरी क्या वेक्टर है। अच्छा मैं समझाता हूँ कैसे वेक्टर है, ये भी समझना। सुनना, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अगर डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अभी फील नहीं हो पाएगा लेकिन अब जरूर फील हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अब एरिया को क्या कर दिया मैंने? थोड़ा सा टिल कर दिया क्या बच्चों? टिल मतलब समझते हो ना, कि मैंने इसको थोड़ा सा झुका दिया। समझ रहे हो क्या बच्चों? कितना झुका दिया? एंगल थीटा पर। क्या ये आई बिल्कुल सीधा निकल रहा है क्या? अरे समझ रहे हो क्या? और एरिया क्या है? एरिया समझते हो बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये आई है और ये, अरे समझे क्या रे? मैंने मान लिया ये एंगल कितना बच्चों? थीटा है, जो किसको बताएगा? चार्ज डेंसिटी को बताएगा। अब सुनना, मुझे पता चल गया कि जे जो होगा वो आई अपॉन, अब सुनना, एरिया वेक्टर यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? ये पता है कि तुम्हें? जो एंगल बनता कोस थीटा, नहीं बनता वहाँ साइन थीटा। बताओ एरिया वो वाला लूंगा या नीचे वाला लूंगा? ये वाला लूंगा या ये वाला लूंगा? करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? यहाँ से। तो एरिया भी कौन सा लेंगे? ये वाला। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ए कॉस, अरे बोलो हाँ, तो आई बराबर क्या जाएगा? जे ए कॉस। बच्चों थोड़ा सा फील करो, तो ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता था? बताओ, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ पर भी ये जे वेक्टर और ए वेक्टर का फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ? तो बताओ जे स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। क्या है बच्चों? प्रूफ भी हुआ क्या? इसका मतलब अगर करंट स्केलर है तो ये भी स्केलर है, ये जरूरी हमें सबको देखना पड़ता है क्या? तो एरिया वेक्टर है स्केलर है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। पहले भी समझा चुके हैं एरिया वेक्टर कैसी है? नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? करंट का एक और नया फॉर्मूला मिल गया। पहले कौन सा मिला था? डी क्यू बाई, ये नोट डाल के लिखने वाली बात है कि नहीं है? जे डॉट ए, मतलब जे ए कोस थीटा। अरे समझे गए बच्चों? पक्का? उतारो सारा ऐसा। हेडिंग क्या डालोगे? करंट डेंसिटी। डेफिनेशन मैंने सामने लिख दी है, बाकी सब उतारो ऐसा कैसा। क्या हेडिंग है? कन्वेक्शनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है जरा समझना। ये तो समझ सकते हो ना तुम? अगर ये पहले न्यूट्रल था तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है। तो क्या हुआ? जैसे ये चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज फ्लो होने का मतलब पता है क्या है? कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, वो टूट टूट कर क्या होते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। पॉजिटिव मतलब समझते हो बच्चों? पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है ना, उसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, सही है। लेकिन जहाँ से नेगेटिव चार्ज टूटे थे, अगर मैं ढंग से नेगेटिव चार्ज के लिए अलग से डायग्राम बनाऊँ, तो जो नेगेटिव चार्ज टूटे थे वो पीछे जो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ खाली है, क्या उनकी तरफ दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। मतलब इसकी तरफ से जो नेगेटिव चार्ज टूटे वो कहाँ जाने लग जाएंगे? जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो? क्योंकि वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं ना। अगर पॉजिटिव टूट के उधर गए तो नेगेटिव पीछे वालों को पकड़ने में लगा रहेगा। अरे बस जैसे क्या हो गया कि कोई टेम्पो वाला है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, कस्टमर आया नहीं बैठा, तो ऐसा थोड़ी उसके पीछे पीछे जाएगा। कभी कभी होता नहीं तो वो दूसरे कस्टमर पे ट्रांसफर हो जाता है। वो चला गया तो वो दूसरे पे, अगर उसने भी ना बोला तो वो तीसरे पे ट्रांसफर होता है कि नहीं है? वैसे ये नेगेटिव चार्ज इससे अलग हुए, ये तो चले गए। अभी नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? ये पीछे वाले पॉजिटिव को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पता ही क्या होगा? वो पीछे वाला तो मुंह लगाएंगे नहीं, तो पॉजिटिव सारे चार्ज इधर फ्लो होने लग जाएंगे और नेगेटिव सारे कहाँ होने लगेंगे? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना पॉजिटिव चार्ज की, इसे कहते हैं करंट की डायरेक्शन। कौन सी बोलते हैं बच्चों? ये किसकी डायरेक्शन होती है बच्चों? तो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन होती है ये, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है बच्चों? चार्ज फ्लो होता है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, मैं यहां लिखता हूं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज
इन कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को क्या बोल दिया बच्चों, करंट की डायरेक्शन है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल को हिंदी में कहते हैं बच्चों परंपरागत, मतलब ज़्यादा पर्दा होता ने बता रखी है ऐसा। कन्वेक्शनल का मतलब ये हो गया। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, कौन सी डायरेक्शन है ये, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसको मैं चार्ज की डायरेक्शन नहीं बोलूंगा, सॉरी करंट की डायरेक्शन नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। इसलिए कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से, कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब एक होता है करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तुम्हें पता है किताबों में देखने को क्या मिलेगा कि भाई करंट जो होता है वो अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी, ऐसा सुनने को मिला ही नहीं मिला तुम्हें कभी कभी, बिल्कुल, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं करंट फ्लो की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये चीज़ निकली कहाँ से, यहाँ से। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक करंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट में एक लाइन लिख देना कि करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। पॉजिटिव मतलब समझते हो, समझ रहे हो, ये किसकी डायरेक्शन है बच्चों, ये करंट की डायरेक्शन। मतलब अपन जब भी किसी सर्किट की बात करेंगे ना बच्चों, ये मान लो एक सर्किट है, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट कहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट से। आ रही बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे बच्चों, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। आ रही मेरी बात समझ में, उतारो सारा ऐसा कैसा। डेफिनेशन लाइन अपने अपने शब्दों में लिखना बच्चों। ईएमएफ क्या डालोगे बच्चों, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। हिंदी में पता क्या कहते हैं इसे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक मतलब होता है बच्चों, समझ रहे हो, मतलब चलाने वाला। वाहक का मतलब होता है चलाने वाला। मोटिव का मतलब समझते हो बच्चों, जो चलाता है। अब चलाने का मतलब क्या हो गया, जरा समझते हैं इसको। समझने का मतलब यहां पर इससे है कि, सुनना, मान लेते हैं कि यहां से क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। स्मॉल आई है ना, करंट फ्लो होने का मतलब क्या, फ्लो हो रहा है बच्चों। अरे समझ रहे हो क्या, पॉजिटिव मतलब प्लस क्यू। अरे समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सर्किट कंप्लीट है मतलब समझ रहे हो, सही है। ये कौन सी प्लेट है बच्चों, समझ रहे हो ना। इससे क्या बोलते हैं अपन, वो तो बाद में बोलेंगे सोर्स। अभी तो समझते चलो कि ये एक बैटरी है। क्या बच्चों, एक बैटरी, सही है कि ये बैटरी है। मैंने बोला 2 वोल्ट की बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में 2 वोल्टेज का मतलब ये है। 2 वोल्ट की बैटरी का मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 वोल्ट। सुनना, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है तो ये नेगेटिव चार्ज यदि पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्या क्या ये इसको अपने घर में बिठा लेगा क्या। लेकिन मेरे को ये चाहिए कि करंट रेगुलर फ्लो होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज जब रेगुलर फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। नहीं तो भैया अगर ये इससे शादी कर ले और इसको घर में बिठा ले हुए, तो क्या ये इधर जा सकता है क्या। अब सुनो, मान लो ये चला भी जाए, ये इसको छोड़ भी देवे, क्योंकि इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत ज़्यादा है। बच्चों इसकी ताकत ज़्यादा है लेकिन इससे नफरत वाली, बोलो हाँ, कैसे पता चला, क्या क्या हो, सुनने में आया तुमने ऐसा कुछ बोला है, ऐसा बोला है। लाइक क्या करते हैं, लाइक चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाएगा। अरे समझ में आ रही चीज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये फ्लो 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 यहाँ पर आके तो इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, बोलो हाँ। लेकिन मुझे करंट रेगुलर फ्लो करवाना, तो इसका मतलब ये चार्ज बिल्कुल फ्लो होता रहना चाहिए था। लेकिन जैसे बैटरी के इस टर्मिनल के बीच में आएगा, ये फ्लो नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, सुनना। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बच्चों, इसको समझना कि मैं चाहता हूं कि ये जो चार्ज है यहां से घूम के यहां पर इकट्ठे ना हो। अगर इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब यहां पर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या, बोलो हाँ। अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मैं चाहता हूं चार्ज रेगुलर फ्लो होता रहे। रेगुलर फ्लो होने को बोलते हैं बच्चों
क्या बोलते हैं बच्चों? मैं चाहता हूँ स्टेडी फ्लो हो। अब सुनना, स्टेडी फ्लो को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मैं चलता हूँ बच्चों एफएम पर। एफएम मतलब समझते हो? फ्लूइड मैकेनिक्स पर। अरे एफएम मतलब फ्लूइड में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर पढ़ेंगे लास्ट के चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स में। अभी एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स पर आओ। चलो, टैन टैन क्या है बच्चों बताओ? क्या है? पानी का टैंक। समझ रहे हो क्या? और ये क्या है? पाइप है, भरा हुआ है, तो यहाँ से पानी निकल रहा है। अगर इस टैंक से रेगुलर पानी निकल रहा है और इसमें भर रहा है, तो क्या ये स्टेडी फ्लो है क्या? स्टेडी का मतलब होता है क्या ये सर्कुलेट हो रहा है कि पानी नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर दूँ, क्या लगा दिया मैंने? एक पंप है ना। तुम तो मोटर बोलते हो, मोटर चालू कर जाओ। नहीं, क्या बोलते हैं? पंप। जो पानी को खींचने का काम करते हैं ना, उसे बोलते हैं पंप। आ रही बात समझ में? लगी हुई होती है उसके अंदर मोटर, लेकिन उसे बोलते हैं पंप, क्योंकि पानी को खींचता है। क्या पानी रेगुलर खींचता जाएगा क्या ऊपर? और वापस कहाँ जोड़ दिया अपन ने इसको? इसके तो मतलब जितना पानी निकल रहा है उतना पानी वापस लेके अपन कर रहे नहीं कर रहे? तो क्या ये चलता रहेगा क्या प्रोसेस? इसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेडी फ्लो किसकी वजह से आया बताओ? मेन कारण क्या था? मोटर। मतलब मोटर। अब मोटर जो है खुद ही चल रही थी क्या? नहीं। किससे चल रही थी? कोई पावर खर्च हो रही है क्या? क्या कोई एनर्जी खर्च हो रही है क्या? एनर्जी खर्च हो रही मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है क्या? बोलो हाँ। अरे समझे क्या? मतलब तुम्हें स्टेडी फ्लो रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे खिलौने आते हैं, तुम्हें पता होगा बच्चों, झरने वाले। तो नीचे मोटर लगी रहती, पानी वापस वहीं डुल रहा है, वही पानी सक करके ऊपर जा रहा है। होता नहीं होता? ऐसे खिलौनों में होता है ना पानी। जैसे शिव जी की मूर्ति हो गई, उसके ऊपर पानी आ रहा है झरने से, लेकिन आ कहाँ से रहा है? शिव जी थोड़ी ला रहे हैं। नीचे मोटर लगी, वापस पानी को पंप किया जा रहा है, फिर झरने से आ रहा है, वो पानी वापस रिसर्कुलेट हो रहा है। समझ रहे हो क्या? ओ पहली बार सुना है क्या? ऐसा होता है ना, ऐसा ये ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ क्या? इसे स्टेडी फ्लो बोला। मतलब यहाँ पर आओ, क्या ये अभी स्टेडी फ्लो में था क्या? क्यों? क्योंकि सारे चार्ज यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए क्या? मतलब मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? क्या लगाना पड़ेगा? अब ये पानी थोड़ी जो पंप लगाऊंगा। समझ गए क्या? मतलब मेरे को लगाना क्या पड़ेगा? पंप जैसा ही कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो यहाँ से चार्ज को बोलेगा ले बैठ मेरे पीछे, कौन देखते रोकता है साला भट्टे। अबे चार्ज को तो उठा के ले जाएगा। सोचो वापस क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना। चार्ज तो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे। अरे पुरानी कहानी में समझ गया, लेकिन वापस आओ इधर। मैं अभी जो समझा रहा हूँ, ये चार्ज है क्या है? ये इकट्ठे हो गए क्या यहाँ पर? कौन से? पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे क्या? क्या फ्लो स्टडी नहीं होगा ना तब तो? क्या यहाँ पर ब्लॉकेज की कंडीशन आ जाएगी क्या? क्या नाली बढ़ जाएगी क्या? क्या पानी डूलता रहेगा क्या ऐसे इसके जैसे? लेकिन मैं क्या पंप लगा रहा हूँ, यहाँ पंप नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये जो बैटरी है ना बच्चों, बैटरी क्या करती है? एक वर्क डन करती है। क्या करती है? वर्क डन मतलब यहाँ से चार्ज को उठा के कहाँ ले जाती है? यहाँ। ये किसका काम होता है? इसलिए तो बैटरी यूज की जाती है। बैटरी का मतलब ये नहीं है कि भैया तुमने चार्ज फ्लो करवा दिया। चार्ज तो फ्लो हमेशा होता है, लेकिन मेरे को रेगुलर चार्ज फ्लो करवाना है। और रेगुलर चार्ज फ्लो कराने के लिए क्या बैटरी वर्क डन कर रही है क्या? और वर्क डन पता है किसे कहते हैं? एक तो ये हो गया कि भैया ट्रेन चल रही है और तुमने उसको धक्का दे दिया। तुमने क्या करा? अबे ट्रेन तो अपने आप चल रही है, तुमने थोड़ी धक्का दिया है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? या मान लो हवा चल रही है और तुम उसको कर रहे हो, मैं दौड़ा रहा हूँ हवा को, ऐसे थोड़ी है। नहीं, लेकिन हवा इधर आ रही है और तुम हवा के विपरीत जा रहे हो तो वर्क डन है। बोलो हाँ। आपने पढ़ा था स्ट्रीम लाइन फ्लो। छोड़ो, नहीं 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 नहीं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता था? ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके लिए तुम्हें चाबुक कैसे घुमाना पड़ता था। और डाउन स्ट्रीम में घुमाने की जरूरत थोड़ी है। तुम्हें तो अरे रुक जाओ रे, समझ में आ रही चीज? तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो बैटरी है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट से मिलाने के लिए बहुत सारी मशक्कत करती है। अरे हाँ कि ना?
बहुत सारा काम करना पड़ता है क्या, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क डन, जो कि क्या इसको चलाने का काम कर रही है क्या, चलाने का मतलब वाहक, वाहक मतलब मोटिव। इसे ही बोलते हैं कि यहाँ से चार्ज को उठा के इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो काम करते हैं तो उसके लिए एक फोर्स लगता है बच्चों। क्या लगता है बच्चों, फोर्स, जिसको क्या नाम दे दिया गया, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है ईएमएफ। और यहाँ पर ये कौन सा फोर्स है बच्चों, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी की मोटर लगा दी, बात खत्म। ऐसे थोड़ी है कि तुम हाथ से घुमा रहे हो पंप को, पहले होता था ऐसा कि पहले हाथ से घुमाते थे ताकि पंप से पानी ऊपर चढ़ाया जा सके, जैसे हैंड पंप होता ना, हैंड पंप, हैंड से पंप करते हो तुम। अब तुमने तो पता ही नहीं होगा कि हेड पंप को इसलिए हेड पंप बोलते हैं क्या, अब तुम तो हेड पंप बोल दे तो हो गया काम, क्योंकि हैंड पंप का मतलब होता है हाथ से पंप करना पानी को। अरे बस है, इसमें अंदर पिस्टन लगे रहते हैं, पिस्टन जैसा कुछ रहता है जिससे पानी क्या होता है, सक होता है ग्राउंड लेवल से और पानी ऊपर आता है। आरी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या बताना था, ये नहीं बताना था, मेरा मकसद था ये बताने का। हेडिंग पता क्या थी, स्टेडी फ्लो, कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। तो स्टेडी फ्लो के लिए लाइन बच्चों पहले तुम ये उतारोगे, सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में ये डायग्राम बना के ऐसे लिख देना कि भैया अपर टैंक से जो पानी फ्लो हो रहा है ना नीचे, सुन लेना, अपर टैंक से जो पानी फ्लो हो रहा है नीचे वो हमेशा होता रहेगा और पानी वेस्ट होगा, लेकिन मुझे अगर फ्लो स्टडी करना है, अब ये स्टडी नहीं था है ना, अब मुझे फ्लो को स्टडी करना, तो इसी लोअर टैंक को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा अपन को, एक पंप से, ताकि पानी रेगुलरिटी क्या हो, सक किया जाए या फिर पंप किया जाए और वो पानी वापस रिसर्कुलेट होकर किस में चला जाए, उसी टैंक में जिस टैंक से पानी नीचे आया था। इस फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। यही काम अपन को कहाँ यूज करना है बच्चों, चार्ज फ्लो के अंदर, कि चार्ज को भी स्टेडी फ्लो करवाना है। इसका मतलब करंट को भी मुझे क्या करना है बच्चों, करंट का भी स्टेडी फ्लो कब होगा, जब यहाँ पर मैं एक पंप लगाऊंगा, अभी यहाँ पंप नहीं लगाऊंगा, तो इसकी कहानी मैं लिखाऊंगा, इसका तुम लिख लो पहले, ये पूरा उतारो, इसके बारे में शब्द लाइनें लिखो 3-4, फिर मैं ये बताऊंगा। यही काम करो, तुम डायग्राम बनाओ, लाइनें मैं लिखवाता हूँ, डायग्राम बनाओ जल्दी से। ठीक है, लिखो लाइन, लिखो बच्चों, वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी, वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए बी नाम दे दिया ना बच्चों, वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली समझते हो क्या होता है, गुड, वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी स्पॉन्टेनियसली, that's why pump P introduced to it, that's why pump P introduced to it and take water back from, and take water back from lower tank to upper tank. Then the flow becomes steady. Then the flow becomes steady. Ready, steady, pour. The flow becomes steady. The main reason behind this process is, लिखेंगे एक लाइन छोड़ के लिखना, the main reason behind this phenomenon, phenomena लिख देना या process लिख देना, the main reason behind this phenomena is to introduce word EMF, is to introduce the word EMF. Actually to maintain the steady flow of current in a circuit, to maintain the steady flow of current in a circuit, the electromagnetic force required
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर positive charge from negative plate to positive charge from negative plate to positive plate of potential source, negative plate to positive plate of potential source। लिख लिया बच्चों? क्या लाइन समझ में आई? पता चला कि ये पंप को बताने का सबसे पीछे कारण ये था कि मुझे ईएमएफ बताना है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव प्लेट पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको उठा के कहाँ रखना बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट पे। अब सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ जाएगा तो यार ये दोनों एक दूसरे पर रह कैसे सकते हैं? तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपल करने की कोशिश में लगा रहेगा क्या हमेशा? अब रिपल दो तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है? अरे समझे क्या? इसलिए काम का होगा वहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज को यहां से गति कौन ले लेगा? अरे समझे क्या? मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा, बिल्कुल सही बात है, रिपल हो गया, चला 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 चला, इधर आके डेंसिटी बढ़ गई, अटक गया। लेकिन इसको किसने यहां से ट्रांसफर करा? ईएमएफ। तो ईएमएफ का काम देखो बच्चों क्या होगा। मैं यहां पर इसका जूम करके डायग्राम बना रहा हूं ना, कि ये कौन सी प्लेट है? बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है बच्चों? नेगेटिव प्लेट। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के कौन लेके जाएगा? एक फोर्स जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ रहे हो क्या बच्चों? यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको उठा के यहाँ ले जाएगा, और यहाँ से वापस पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों? फ्लो होने लग जाएगा। और यहाँ पर जैसी पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ रहे हो क्या? जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा वापस ईएमएफ उसको उठा के वहाँ पर पटक देगा। ये पूरा काम रहता है किसका बच्चों? ईएमएफ का। अब सुनना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा बच्चा सोचने वाली बात है। पोटेंशियल ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ ये भी एक फोर्स है, लेकिन है तो क्या ये? पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी। समझ रहे हो? टेंडेंसी को हिंदी में कहते हैं बच्चों क्षमता। पोटेंशियल का वास्तविक अर्थ क्या है? क्षमता। क्षमता मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां ले जाने में कौन सक्षम है? किस में इतनी क्षमता है जो इस पॉजिटिव को उठा के इस पॉजिटिव के पास लेके आ जाए? ये होता पोटेंशियल। इसलिए ईएमएफ की जो यूनिट होती है ना, वो भी किस में होती है बच्चों? वोल्ट में। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, याद आ रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी भी यूनिट किस में होती थी बच्चों? वोल्ट में। लेकिन दोनों अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को बताता, बोलो हाँ। और ईएमएफ जो होता है वो पूरे किसी एक चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए होता है, या पूरा सर्कुलेट करने के लिए होता है? बताओ। पूरा सर्कुलेट करने के लिए। क्योंकि देखो यहां से चार्ज आया, इसका काम क्या था? कि इसी चार्ज को वापस यहां पहुंचाना। तो क्या ये ईएमएफ पूरा सर्कुलेट करने का काम कर रहा है कि किसी भी एक चार्ज को? तो ईएमएफ का काम है पूरा सर्कुलेट करना, और पोटेंशियल डिफरेंस का ये काम नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? अपनी पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना दो प्लेटों के बीच में। बोलो हाँ। वो तो वापस पहुंच जाएगी। आ रही बात समझ? तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा बनता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी देखें कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। वाह, डिफरेंस दोबारा आ गया। ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता, तो हमें दोनों का पता होना चाहिए। पहले तो दोनों में एक ही डिफरेंस है कि दोनों वोल्ट है। अरे वाह, ये भी हाँ, और क्या ऐसे बोल सकता हूँ। ये भी क्या है? पोटेंशियल मतलब ईएमएफ को किस में नापते अपन? वोल्ट में। और पोटेंशियल डिफरेंस को भी किस में नापते अपन? वोल्ट के अंदर। ये तो कॉमन चीज होगी। अब डिफरेंस क्या क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल को मेंटेन करके चलता है, और ईएमएफ क्या करता है? किसी एक चार्ज को पूरा राउंड घुमाने पे। अच्छा एक चीज सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज ले जाते ना, तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया चीज़? इनफाइनाइट से अपन लेके आ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में पढ़ा था। पोटेंशियल कैसे निकाला था कि इनफाइनाइट से टुकड़े टुकड़े करके चार्ज को ले गए, फिर उठा उठा के एक एक करके लेके आ रहे थे। तो इनफाइनाइट से आर की लिमिट लगा दी थी, याद है कि नहीं है? वहाँ पर दो पॉइंट लिए जाते थे, यहाँ दो पॉइंट नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा? पूरा एक रिवोल्यूशन होगा। उतारो पहले सारा ही, फिर मैं लिखवाता हूँ। ये डायग्राम बनाओ बच्चों, हेडिंग ऊपर डाल दोगे ना आप, ईएमएफ।
हेडिंग थोड़ी डाली, ये लाइन लिख दी, अब ईएमएफ हेडिंग डाल लो, डायग्राम बना लिया सारा, लिखो लाइन, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये कौन सा सोर्स है बच्चों, ईएमएफ का सोर्स है ना। बैटरी क्यों लगाई जाती है, ताकि करंट स्टेडी फ्लो कर सके। लिखो अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू, नेगेटिव प्लेट के ब्रैकेट में लिख देना बच्चों लोअर पोटेंशियल, ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ब्रैकेट में लिख देना लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव प्लेट ब्रैकेट में लिख देना हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज नहीं उस वाले हॉल में नहीं है बेटा, आगे आगे पढ़ी थी यार, बैठ बैठ लिख, क्या लिखा बच्चे शुरू से बोलूं, सोर्स ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव प्लेट ब्रैकेट में लिखोगे हायर पोटेंशियल, इज दैट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दैट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दैट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों क्या समझ में आया, देखो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है क्या, इसलिए कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई मशक्कत नहीं होती है ना। उतारो, लिख लिएगा बच्चों, होमवर्क है तुम्हारे लिए ना, होमवर्क ये है कि तुम्हें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में कोई 3 या 4 डिफरेंस लिख के लाने घर से, कल पूरा पढ़ना है, आज जो मैंने पढ़ाया है और कल इनमें से 3 या 4 डिफरेंस घर से करके लाने हैं। कोई से भी नोट्स खोलना, किताबें खोलना, जो तुम्हारी इच्छा उसमें झांकना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 2 डिफरेंस मैंने तुम्हें बता दिए बच्चों, बताओ क्या क्या, एक तो वोल्ट रहता है, दूसरा एक सर्किल होता है और एक पॉइंट होता है, बाकी तुम करके लाना घर से, नहीं तो मैं तो बताना ही है, ठीक है ना बच्चों। बाय बाय।